हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो देखो, लास्ट क्लास के अंदर अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर बेटा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को कंप्लीट कर चुके थे। अर्थात मैं आपको एक बार रिव्यू दिलाऊं प्रीवियस क्लास का, तो आपको देखो सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अपने को पढ़नी होती हैं। तो क्लास 12 के अंदर बेटा सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है RLBP। क्या है RLBP? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या फॉर्मूला होता है सर? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू N सॉल्यूट डिवाइड बाई N सॉल्वेंट। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। इसके बाद में सेकंड अपन ने पढ़ी थी बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होती है सर? ये होती है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू W अपॉन MW इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W इन ग्राम। डेल्टा TB क्या होता है सर? तो बेटा डेल्टा TB इक्वल टू होता है TB माइनस TB नॉट। आगे बात समझ में। TB नॉट यदि पेपर में नहीं देता है तो आप यूज करोगे बेटा क्या यूज करोगे? 373.15 केल्विन। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है सर। इसके बाद में केवी की वैल्यू आपको देता है। यदि आपको पूछे, थर्ड अपन ने पढ़ी थी DFP डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी। ये क्या होती है सर? ये होती है बेटा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W अपॉन MW इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W इन ग्राम। डेल्टा TF क्या होता है सर? डेल्टा TF बेटा होता है T0F माइनस TF। T0F की वैल्यू यदि नहीं देता है तो आप यूज करोगे 273.15 केल्विन। आ गई बात समझ में। ये किसका है? ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का है। अगर प्योर सॉल्वेंट जब अपन को नहीं दे किसी पेपर में तो अपन को किसको मान के चलना है? पानी को ही प्योर सॉल्वेंट अपन मान करके चल लेंगे। आगे बात समझ में। ये फॉर्मूले से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में यदि आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है बेटा तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। एक जस्ट रिव्यू मैंने आपको दे दिया है किस तरीके से अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। आगे बात समझ में। आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर वो रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले अपने को कुछ टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए जिसकी अपन बात करने वाले हैं। चलो समझो क्या टर्मिनोलॉजी है। सबसे जो पहला वर्ड आता है बेटा वो आता है कि सर ऑस्मोसिस क्या होता है। क्योंकि ऑस्मोसिस समझ में आ जाएगा तो उससे अपन ऑस्मोटिक प्रेशर की भी बात कर लेंगे। तो ऑस्मोसिस होता क्या है? तो देखो सॉल्वेंट का पार्टिकल है, अर्थात अपन ने क्या किया, एक सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को दोनों को एक कंटेनर के अंदर रखा, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, सॉल्वेंट के पार्टिकल का स्पॉन्टेनियस फ्लो यदि सॉल्यूशन की ओर होता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं? बोलो, ऑस्मोसिस कहते हैं। सर ये होता किससे है? ये होता है बेटा SPM से। किससे होता है? SPM क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसके द्वारा ओनली ऑन सॉल्वेंट के पार्टिकल ही इधर मूवमेंट कर सकते हैं, जबकि इधर से सॉल्यूशन के पार्टिकल इधर की साइड नहीं जा सकते, क्योंकि इधर से जाने का रास्ता तो खुला है SPM के द्वारा, लेकिन इधर से इधर पार्टिकल जाने में रोक लग जाती है। यही काम करता है SPM। आगे बात समझ में। तो सब एक बार डेफिनेशन को पढ़ लें। क्या कहती है डेफिनेशन? तो देखो बेटा, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, और क्या बोल सकते हैं, और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन साइड टू सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन साइड थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब मैंने कहा, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो सॉल्वेंट के लिए बताओ
जब सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा तो बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेस होती है, अर्थात लो कंसंट्रेशन होगी। क्या बताओ? जिसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है तो कंसंट्रेशन लो होगी। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन के अंदर आप जानते हो सर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। क्या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा? तो बताओ, यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, तो क्या इधर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर जाएगा? क्या बताओ? सॉल्वेंट के पार्टिकल का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होना ही क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। या दूसरा डेफिनेशन बोल रहा हूं, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड इज नोन एज ऑस्मोसिस। अपने आप होता है ये काम। किसके द्वारा होता है भाई? एसपीएम के द्वारा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आई होप आप सभी को ऑस्मोसिस वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है, जिससे ये हो रहा है काम, ये होती क्या है? तो देखो भैया, एसपीएम क्या होती है? ए मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव अक्रॉस, अर्थात ओनली ऑन सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही अपने अंदर से जाने दे, बाकी को रोक दे बाहरी, उसे क्या कहेंगे अपन? एसपीएम कहेंगे। एसपीएम दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होती है? अपने देखो, एनिमल सेल हो गई, प्लांट सेल हो गई, ये जितने भी मेम्ब्रेन होती हैं, तो ये किससे तो जो भी हमारे जस्ट बिलो द आउटर स्किन, अर्थात हमारे जो बाहर का आवरण होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम तो करता है। तो एनिमल सेल हो गई, प्लांट सेल हो गई, ये किसका काम करती है? नेचुरल एसपीएम का। जबकि आर्टिफिशियल किसकी होती है? बोलो। Cu2 FeCN6, दूसरा सिलिकेट्स ऑफ निकल, आयरन, कोबाल्ट कैन एक्ट एज एसपीएम। अर्थात आर्टिफिशियल में आपको याद रखना है क्यूप्रस हेक्सासाइनोफेरेट, आगे बात समझ में, या बोल दो कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट की बनी होती है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाएंगे अपन आपको, लेकिन अभी याद रखना है सिलिकेट्स ऑफ निकल, आयरन, कोबाल्ट कैन एक्ट एज एसपीएम। और यदि आपको नेचुरल की बात करें तो आपको याद रखना है भैया, एनिमल सेल और प्लांट सेल किसका काम करती हैं? नेचुरल एसपीएम का। कोई परेशानी? एसपीएम होती क्या है? जो ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही मूव करा सके अपने में से, उसे क्या कहते हैं बताओ? एसपीएम बोलते हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस की बात कर लें, क्या होते हैं? ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ए रो मैंगो प्लेस्ड इन ए कंसंट्रेट सॉल्ट सॉल्यूशन लॉस एज वाटर एंड श्रीबेल इनटू पिकल। अब देखो, ये आपको ताजा आम दिख रहा है, इसमें से अगर आपने क्या किया, इसको कंसंट्रेट सॉल्ट के सॉल्यूशन में रख दिया तो ये पिघल जाएगा, अर्थात मुरझा जाएगा। ऐसे ही पीपल टेकिंग ए लॉट ऑफ सॉल्ट experience water retention in tissue cell, this results in puffins and swelling called edema। अर्थात हमारी जो आंख पर सोजन आ जाती है ना, अपर वाटर रिटेंशन हो जाता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं अपन? ऑस्मोसिस के नाम से। तो आपको याद रखना, एडेमा जो रोग होगा, हमारी आंखों के अंदर स्वेलिंग आती है, वो किसके कारण होता है? ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब देखो बेटा, सॉल्वेंट के पार्टिकल अपने आप ही मूवमेंट कर रहे हैं सॉल्यूशन की ओर। अब अपन कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन की साइड लगा दें, ये पी एक्सटर्नल तो सभी में काम कर रहा है, पी एक्सटर्नल इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, लेकिन अपन ने एक प्रेशर पाई लगा दिया। यहाँ क्या लगा दिया बेटा? पाई लगा दिया, जिससे क्या होगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर मूवमेंट करना बंद कर देंगे। इसे कहते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे बात समझ में? अर्थात सॉल्वेंट के पार्टिकल को सॉल्वेंट की साइड से सॉल्यूशन की ओर आने पर रोकने के लिए जो अपन एक्सटर्नल प्रेशर यूज करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं बेटा? बोलो। ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जिसे किसे नोट करते हैं? पाई से। तो देखो, द एक्सटर्नल प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अर्थात जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन की साइड अपन जो प्रेशर यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? प्रेशर जो यूज करते हैं उसे ही किस नाम से जानते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। आई होप आप सभी को यह बात भी समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, बांटा फॉर्मूला क्या होता है इसका? तो देखो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको पाई से नोट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को किस टर्म से यूज करते हैं अपन? मोलरिटी से। और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। अर्थात आपको कोई एक गिवन टेम्परेचर देगा,
गिवन टेम्परेचर, तो क्या बोल सकते हैं भाई, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसे अपन एस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं एस, लेकिन इसको आर से डिनोट भी अपन कर सकते हैं, अर्थात पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर। ये हो गया क्या, सही पेन से लिख देता हूं मैं, चलो देखो भाई, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर, ये हो गया क्या। अब बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो पाई इक्वल टू, अब मैंने यहां एस यूज किया, एस की जगह अपन को आर यूज भी कर सकते हैं, तो आर सी टी हो गया क्या। अब कंसंट्रेशन जो होती है बेटा, पाई इक्वल टू आर एन टू एन अपॉन बी होती है क्या, एन टू टी चल ही रहा है। मोल क्या होते हैं बेटा, पाई इक्वल टू आर, या आर को बाद में लिख देते हैं, डब्लू अपॉन एम डब्लू इंटू 1 अपॉन बी, और इसको आर इंटू टी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब पाई को इधर भेज दूं क्या, तो पाई भी इक्वल टू डब्लू अपॉन एम डब्लू इंटू आर इंटू टी, तो यही फॉर्मूला तो आता है इसका। अब बताओ पाई क्या है, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर है, बी क्या है वॉल्यूम है, वेट क्या है, डब्ल्यू क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट है, एमडब्ल्यू क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, आर क्या है गैस कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर, किसके अंदर केल्विन के अंदर, किसके अंदर केल्विन के। अब देखो एस आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, अर्थात इसे बोलते हैं गैस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं बेटा, गैस कांस्टेंट। आगे बात समझ में, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा समझाता हूं। देखो इसके अंदर होता क्या है, मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो है एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या कर दे, रोक दे, उसे क्या कहते हैं अपन, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होता क्या है बेटा, तो देखो अगर अपन बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर मतलब टी टेम्परेचर पर। अब आप जानते हो जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो सी आर टी। आगे बात समझ में। अब सी क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी होता है क्या, तो पाई इक्वल टू एन अपॉन बी, ये मोलरिटी हो गया, एन टू आर एन टू टी। आगे बात समझ में। अब बताओ भाई पाई, अब मैंने क्या किया, तो इसे क्या मैं पाई वी इक्वल टू एन आर टी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हो। अब मोल्स क्या होते हैं बताओ बेटा, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, डब्लू अपॉन एम डब्लू इंटू आर इंटू टी होते हैं क्या, तो ये फॉर्मूला आ गया क्या। अब बताओ भाई पाई क्या है, आप जानते हो पाई है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। इसके बाद में स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। एम डब्ल्यू क्या है, ये है मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। इसके साथ में आर क्या है, आर होता है बेटा गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है। और टी क्या है, टी है टेम्परेचर, क्या है बेटा टेम्परेचर। आगे बात समझ में, ये सारा डाटा आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब अपन बात करें किस तरीके के आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यदि आपको वॉल्यूम किस में दे दे, एमएल में दे दे, अगर वॉल्यूम इफ वॉल्यूम गिवन इन एमएल, गिवन इन एमएल, एमएल में दे दे बेटा, क्या करोगे आप, एमएल बोलूं या सेंटीमीटर क्यूब बोलूं। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बेटा 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, ये दोनों बातें बराबर होती हैं। या मैं बोलूं 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, ये भी दोनों बातें क्या होती है बेटा, इक्वल होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो जी, अब देखो अगर मेरे को ml में दे दे वॉल्यूम, तो पाई इक्वल टू एन आर टी अपॉन बी इंटू ऊपर कर लेना 1000। इससे क्या होगा, ये सारा वॉल्यूम किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। अब बात करेंगे सर आर की वैल्यू की, किसकी बात करेंगे, आर की वैल्यू।
तो आर की वैल्यू यदि आपको 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, अर्थात इसे बोलते हैं हमारे 25/3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आर की वैल्यू नेक्स्ट 0.0821 ये होती है लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। आर इक्वल टू 2 कैलोरी मोल इनवर्स कैलोरी लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आगे बात समझ में। इसके बाद में आर इक्वल टू 0.0831 ये हो गया बार लीटर इनवर्स बार इंटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इतनी ही यूनिट आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। टेम्परेचर बेटा आपको यदि डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो आप 273.15 ऐड करके किसमें चेंज कर लोगे, केल्विन के अंदर क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। आगे बात समझ में। ज्यादातर केस में आपको यही यूनिट देता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 1 ATM इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल के, ये याद रख लेना आपको। यदि मैं 1 ATM बोलूं या 1 बार बोलूं एक ही बात है ये, ठीक है। और 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है 1 ATM। यहाँ आपको डाटा कुछ है जो याद करना है, बाकी पेपर में आपको देता ही देता है। अब आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट बात करें। ये डाटा आप लिख लेंगे एक बार, आगे बात समझ में बोलो। ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, ये हो गया। चलो अब एक वर्ड और आते हैं इसके अंदर। एक याद रखना आपको, 3 तरीके के सॉल्यूशन दिखाई देते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक। एक होता है हाइपरटोनिक, और एक होता है हाइपोटोनिक, ठीक है। अब देखो यदि आपको दोनों सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन लिया आपने, 2 सॉल्यूशन लिए, एक का मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर लिया π1 और एक का लिया π2। यदि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर समान होते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यदि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक मैंने लिया π1 और π2, देखो अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यदि ज्यादा है, π1 का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 से ज्यादा है, तो बताओ भाई जो π1 का ज्यादा है इसे बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका कम है उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। आगे बात समझ में। अब देखो π1 और π2 की वैल्यू रखो। पाई इक्वल टू क्या होता है, बोलो। देखो अब अपन देखेंगे पाई इक्वल टू क्या होता है बेटा, बताओ। पाई इक्वल टू NRT/V, यही होता है क्या, यही होता है सर, ये याद रखना है आपको। अब बताओ भैया क्या रखूंगा मैं वैल्यू, NRT/V इक्वल टू NRT/V। अब बताओ R गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स है, तो ये दोनों वैल्यू कट गई। अब मैंने लाया इसके N1 बोले, इसका वॉल्यूम V1 है, या वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम भी कट गया कि नहीं कट गया। अब बताओ भाई N बराबर क्या होता है, या फिर वॉल्यूम अलग अलग ले लिए अपन ने, क्या ले लिए, वॉल्यूम अलग अलग ले लिए। मैंने मान लिया इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है,
आर गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर मैंने फिक्स कर रखा है, तो क्या N1 अपॉन B1 अपॉन N2 अपॉन B2 आ गया क्या? चलो जी, अब आप जानते हो कि W1 अपॉन MW1 N2 1 अपॉन B1 इक्वल कर दो W2 अपॉन MW2 N2 1 अपॉन B2। तो इन दोनों के लिए निकाल सकते हो कि आप कोई भी पूछ ले, कुछ भी डाटा पूछ ले आपसे निकाल लोगे। ऐसे यहाँ निकाल लेगा तो यहाँ भी आप निकाल सकते हो। यही ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज होता है। आगे बात समझ में, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ml में डाटा देगा तो ml वाले को लीटर में चेंज करना आना चाहिए। जो डाटा देगा ऐसा ही आर की वैल्यू रखोगे, उसी से आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। एक बार मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी, लेकिन पहले समझो आप ये आगे देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रखेंगे सॉल्यूशन 1 का और सॉल्यूशन 2 का, तो इसे बोलेंगे आइसोटोनिक। बोलो भाई। इसके बाद में यदि आप देखोगे π2 ग्रेटर देन π1 है तो 2 को बोल दोगे हाइपरटोनिक और पहले को बोल दोगे हाइपोटोनिक। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अब आपको एक और पढ़ना है अपने को, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे जी? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि देखो पहले क्या हो रहा था बेटा, ये दो कंपोनेंट थे अपने पास, ये कंपोनेंट थे, यहाँ सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट और यहाँ सॉल्यूशन था। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ आ रहे थे तो ऑस्मोसिस है। अब सॉल्यूशन से अपन क्या करेंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल को दोबारा भेजेंगे सॉल्वेंट की साइड ही, इसे क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या होता है ये, इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। अर्थात सॉल्यूशन से, मैंने पहले ही बोला था कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल को सॉल्वेंट की ओर ही भेजना। अर्थात पहले जहां सॉल्वेंट जहां से सॉल्यूशन की ओर आ रहा था उसी साइड भेजोगे आप। और ये कब करोगे, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा बाहर प्रेशर लगा दोगे, उसे क्या बोलेंगे अपन, रिवर्स ऑस्मोसिस। कहां यूज करते हैं इसका जब अपने को पीने का पानी यूज करवाना है। जैसे समुद्र के किनारे आपका घर है, समुद्र के किनारे आपका घर है तो वहां पानी पीना होगा, क्या खारा पानी होता है, उसको लिए डिसैलिनेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बताओ, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आगे बात समझ में। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। चलो जी नेक्स्ट, अब मेरे को इसके अंदर जो आपको पढ़ाना है वो अपन बात करेंगे अब एबनॉर्मल मोलर मास। किसकी बात करेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। ये मैं टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूं आपको, एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, अपन ने क्या किया, किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दिया। अब सॉल्वेंट के अंदर यदि आप मिक्स करोगे तो बताओ उसके पार्टिकल या तो डिसोसिएट होंगे या फिर क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। यही काम होगा, जिससे अपन जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोलर मास, या तो उससे ज्यादा आएगा या कम आएगा, उसे क्या बोलेंगे अपन, एबनॉर्मल मोलर मास। अब एबनॉर्मल मोलर मास दो तरीके का होता है। इसके लिए एबनॉर्मल जो मोलर मास है इसके लिए क्या बोलेंगे बताओ, एबनॉर्मल किसे बोलेंगे अपन, नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास से या तो ग्रेटर देन मास आ जाए, ग्रेटर देन, या फिर आ जाए बेटा लेस देन। क्या आ जाए, लेस देन मास, मोलर मास, लेस देन मोलर मास, मोलर मास। उसे ही अपन क्या बोल देंगे, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। इसका रीजन क्या है, या तो पार्टिकल क्या होंगे, पार्टिकल्स डिसोसिएट होंगे। बोलो भाई, या तो पार्टिकल डिसोसिएट होते हैं या फिर बेटा पार्टिकल क्या होंगे, पार्टिकल्स एसोसिएट होंगे। यही काम होगा, एसोसिएट होंगे, यही काम होगा, तभी क्या हो सकता है, एबनॉर्मल मोलर मास अपने को देखने को मिल सकता है। आपने क्या किया, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड किया, या तो पार्टिकल टूटेंगे या फिर क्या होगा उनका, बोलो एसोसिएट होंगे। इसी कारण किसका फॉर्मेशन होगा, एबनॉर्मल मोलर मास का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसके लिए
एक साइंटिस्ट हुए थे वॉन्टो। कौन हुए थे बेटा? वॉन्टो। एक साइंटिस्ट हुए थे वॉन्टहॉव। वॉन्टहॉव साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने एक फैक्टर का यूज किया जिसे बोलते हैं अपन आई। क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। आई ही इंट्रोड्यूस किया जो बताएगा कि पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है। इन्होंने 3 आपको क्या दिए थे? फॉर्मूले दिए थे जो अपने को क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो आई के फॉर्मूले बेटा, एक होता है, सारी चीजें पहले होती हैं बेटा नॉर्मल, तो ये हो गया नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। एब नॉर्मल मोलर मास, एब नॉर्मल मोलर मास। इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला दिया, जब भी अपन कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपन बातों को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो इन्होंने दूसरा फॉर्मूला दिया, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। आ गई बात समझ में? बोलो भाई। तीसरा इन्होंने जो फॉर्मूला दिया आई का, ये दिया मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। होगा या तो पार्टिकल का एसोसिएशन या ऑब्लिक डिसोसिएशन, दो ही काम हो सकते हैं। या तो पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर जाकर के टूटेंगे या फिर एसोसिएट होंगे। उसके लिए इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला इसकी के अपन में क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या बोलो बेटा डिसोसिएशन। ये 3 फॉर्मूले दिए। इनको याद करने का तरीका क्या है? जब भी अपन किसी से बात करते हैं तो अपन नॉर्मल रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जब अपने को लड़ाई करनी होती है तो अपन क्या हो जाते हैं? एबनॉर्मल। तो क्या आ गया बताओ? नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। जब भी अपन कहीं जाएंगे क्या करेंगे? जब भी अपन कहीं जाते हैं तो पहले चीजों को क्या करते हैं? अपन ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद ही क्या करोगे? कैलकुलेट करते हो क्या? बोलो। ऑब्जर्व करने के बाद ही कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने क्या किया कि अपन देखते हैं कि जब भी अपन ने सॉलिड के पार्टिकल को कहां डाला? सॉल्वेंट के अंदर डाला। तो या तो पार्टिकल क्या होंगे बताओ भाई? एसोसिएट होंगे या डिसोसिएट होंगे। तो आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। और उससे पहले कितने अपन ने मोल यूज किए, उसी के आधार पर अपन को डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? बोलो भाई बोलो। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीनों फॉर्मूले अपने को क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। अब सबसे पहले अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन एंड want of factor I, want of factor I। क्या रिलेशन है ये याद करेंगे पहले। तो देखो भाई क्या होता है समझो। मैंने कहा एन पार्टिकल थे और ये डिसोसिएशन के बाद में Na हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं बेटा? Na हो चुके हैं। Na हो चुके हैं। मैंने कहा T बराबर 0 पर इसका 1 मोल था। T बराबर 0 पर 1 मोल था तो इसका कितना रहा होगा? इसका 0 रहा होगा। उसके बाद मैंने T बराबर T टाइम पर कहा कि इसमें से कम हो गया 1 माइनस अल्फा। तो इसका कितना बना होगा? N अल्फा बना होगा क्या? बोलो भाई। इसका N अल्फा बना होगा क्या? इसका N अल्फा बना होगा क्या? ठीक है सर। अब देखो अपन I का फॉर्मूला यूज करेंगे आफ्टर एसोसिएशन। अब डिसोसिएशन हो रहा है क्या? तो अपन क्या लिखेंगे? आफ्टर डिसोसिएशन
मोल अपॉन B4 डिसोसिएशन मोल, डिसोसिएशन मोल, यही आएगा क्या? अब बताओ भाई, I इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन मोल क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा है क्या, अपॉन B4 कितना है? 1 है। क्या मैं इसको I इक्वल टू 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हो, क्या परेशानी? देखो आगे लिख दिया मैंने। तो I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया बताओ? 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ये आएगा क्या? तो यही फॉर्मूला किसका आ गया बेटा? आई का आ गया। क्या मैं इसका और फॉर्मूला बना सकता हूं क्या? क्या मैं अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 लिख सकता हूं क्या? आराम से लिखो, कोई परेशानी नहीं है। अब अपने को क्या चाहिए बेटा? एन की वैल्यू चाहिए। अल्फा क्या है यहां? क्वांटिटी ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है। अल्फा बेटा यदि आपको दे रखा है परसेंट में, तो आप अल्फा में भाग दे दोगे 100 का, तो ये पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी कुछ, ठीक है। इसके बाद में यदि अल्फा को आपको परसेंट में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से क्या कर दोगे? अल्फा इंटू 100 कर दोगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? परसेंट में, और ये नंबर में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? नंबर में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आई क्या है यहाँ? आई है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, आ गई बात समझ में। इसके बाद में एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच डिसोसिएट्स, विच डिसोसिएट्स, जो पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं उनका नंबर है ये। अब एन की वैल्यू निकालोगे कैसे? मेन तो यही है, क्योंकि आपको बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आता है इसका, वो आता है पार्टिकल्स का ही, एन पार्टिकल पूछता है वो आपको। तो चलो बात कर लेते हैं पार्टिकल्स की। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 किन के लिए आता है? तो याद रखना बेटा, ग्लूकोज ले लो C6H12O6, यूरिया ले लो NH2CONH2, या आप ले लो CH2OH और CH2OS, इथाइलिन ग्लाइकोल, ETC। अर्थात ये पार्टिकल के लिए एन की वैल्यू 1 आती है। चलो वैल्यू पुट करो, आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, यही है। आई इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 अल्फा, तो आई इक्वल टू कितना आ गया बेटा? बेटा 1 के बराबर आ गया क्या? क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, आई इक्वल टू 1 आ गया क्या? तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो बेटा? आई की वैल्यू निकाल सकते हो। अब मैं बात करूंगा एन बराबर 2 किन के लिए आएगा? एन बराबर 2 देखो, NaCl हो गया, KCl हो गया, ETC, ये दो पार्टिकल ले रहा हूं मैं, ऐसे पार्टिकल। तो देखो NaCl को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा बताओ? Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा क्या? KCl को तोड़ोगे तो K प्लस प्लस Cl माइनस। ऐसे एग्जाम्पल और ले लो, AgCl ले लो, AgCl को कैसे तोड़ोगे? Ag प्लस प्लस Cl माइनस, आ गई बात समझ में। या HCl ले लो, HCl को कैसे तोड़ोगे? H प्लस प्लस Cl माइनस। तो दो पार्टिकल आ गए क्या? चलो भाई फॉर्मूला लगाओ, I इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। बताओ I इक्वल टू 1 प्लस 1 अल्फा आ गया क्या? वैल्यू पुट करके देखोगे तो 1 अल्फा आ जाएगा। इसके बाद में यदि मैं बात करूं एन की वैल्यू 3 के लिए, एन की वैल्यू 3 के लिए बात करेंगे अपन। एन की वैल्यू 3 किस किस के लिए आती है? तो एन की वैल्यू 3 की बात करोगे आप, तो एन की वैल्यू बेटा 3 किस किस के लिए आते बताओ? अपन ने लिया BaCl2, क्या लिया? BaCl2, BaCl2 कैसे टूटेगा? Ba प्लस 2 Cl माइनस, 3 आयंस आ गए क्या? तो इसके लिए कितना आ गया बताओ? एन की वैल्यू 3 आ गई। इसके बाद MgCl2 ले लो, ठीक है, MgCl2 ले लो, CaCl2 ले लो, ETC, या K2SO4 ले लो, K2SO4 ले लो। ये सारे एग्जाम्पल इस तरीके के जो होंगे, इनके लिए एन की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो आई की वैल्यू निकालो भाई, 1 प्लस 3 माइनस 1 अल्फा, तो आई इक्वल टू कितना आ गया? 1 प्लस 2 अल्फा। वैल्यू पुट करते जाओ, आई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 4 किसके लिए आएगी बताओ?
एन की वैल्यू 4, आपने लिया AlCl3, AlCl3 को कैसे तोड़ोगे बताओ? तो ये टूटेगा बेटा Al प्लस 3 में प्लस 3Cl माइनस, आगे बात समझ में। इसके बाद में K3FeCN6 ये ले लिया अपन ने, तो बताओ ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा 3K प्लस प्लस FeCN6 और इसके ऊपर लगा दो 3 माइनस। ये अब बताओ ये एक आयन है और ये 3 आयन है, 4 हो गए। अब इसके लिए यदि आप क्या करोगे अब देखो इसके लिए तोड़ोगे तो 3 आ रहा है तो 4 आ जाएगा ये। तो बताओ I इक्वल टू कितना आ गया? I इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा आ जाएगा क्या? ये ऐसे निकाल लोगे। यदि मैं बात करूं n बराबर 5, n बराबर 5 किसके लिए आएगा? n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 देखो Na3 या ले लो एग्जांपल K4FeCN6 ये आएगा। इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? 4K प्लस प्लस FeCN6 का 4 माइनस, 4 माइनस करोगे 4 माइनस तो n बराबर 5 आ गया। तो इसके लिए बताओ I इक्वल टू क्या आ जाएगा? I इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा। आ गई बात समझ में? किसी कोई परेशानी? जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसके लिए अल्फा I की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? ज्यादा आ जाएगी। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। बोलो भाई, कर लोगे? इस तरीके से क्या निकाल सकते हो आप? I की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये रिलेशन याद होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पार्टिकल में तोड़ना आना चाहिए। तोड़ दोगे जितने में उससे क्या हो जाएंगे? n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इसी के अंदर मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करूंगा आज, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बाकी क्लासें तो मैंने पूरी कर दी हैं। इसमें लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर बचा हुआ था और कुछ ये एब्नॉर्मल मोलर मास वाला रिलेशन बचा हुआ था। ये सारा मैं टॉपिक आज कंप्लीट कर दूंगा। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं ना बेटा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। आपके 101% यहाँ से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको पूछ लेगा। नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन एसोसिएशन एंड आई को मतलब जानते हो आप? बांटा फैक्टर। ये कैसे होगा बताओ? जिनमें एसोसिएट होने की टेंडेंसी है। जैसे मैंने रखा बेटा CH3COOH, अपन ने देखा कि इसका डाइमर बन गया CH3COOH का होल 2। आगे बात समझ में? ये इसका क्या बन गया है? इसका डाइमर बन गया है। ये इसका क्या है? ये इसका मोनोमर है। क्या है बेटा? मोनोमर। अब मोनोमर से डाइमर बन गया। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो 60 आ रहा है और यहाँ देखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट 120 आएगा। जैसे ही मैंने इसको अंदर डाला, किसके अंदर डाला सर? अपन ने डाला सॉल्वेंट के अंदर, तो इसके पार्टिकल क्या हो गए? एसोसिएट हो गए। एसोसिएट होते ही इसकी वैल्यू चेंज हो गई। आगे बात समझ में? चलो कैसे करेंगे? जैसे और भी होता है C6H5OH फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल के पार्टिकल भी एसोसिएट होकर के क्या बना लेते हैं बेटा? डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये इसका है डाइमर। क्या है? डाइमर। दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, याद होने चाहिए। चलो सर रिलेशन की बात कर लें। रिलेशन की बात करोगे बेटा तो याद रखना है आपको। क्या याद रखोगे? देखो मैंने कहा Na पार्टिकल थे और वो एसोसिएट होकर के An पार्टिकल बन गए। कितने बन गए? An पार्टिकल बन चुके हैं। अब बताओ, मैंने कहा T बराबर 0 पर मैंने इसका 1 मोल लिया, 1 मोल लिया, इसका 0 रहा होगा। ठीक है, यही काम हुआ होगा। चलो नेक्स्ट बात, मैंने कहा T बराबर T टाइम पर, T बराबर T टाइम पर इसमें से कम हुआ 1 माइनस अल्फा डैश। अब अल्फा मैंने डिसोसिएशन के लिए यूज किया है तो मैं यहाँ अल्फा डैश मानूंगा। तो यहाँ कितना बना होगा? यहाँ बना होगा अल्फा डैश अपॉन n, क्योंकि एसोसिएट हुए पार्टिकल। एक के 2 बन रहे हैं, अर्थात 1 से 2 बन रहे हैं, तो अल्फा अपॉन n आ गया। अब मैंने कहा I की वैल्यू आप जानते हो, आफ्टर
एसोसिएशन मोल डिवाइड बाई B4 एसोसिएशन मोल तो I इक्वल टू कितना आ गया आफ्टर एसोसिएशन, मतलब इसके बाद में, तो 1 माइनस अल्फा डैश प्लस अल्फा डैश अपॉन n आएगा, क्या अपॉन ये 1 आएगा। अब बताओ इसको मैं क्या बेटा, इसको क्या मैं I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डैश अपॉन n माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं। तो बताओ I इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस, अब बताओ यहाँ क्या बचा 1 माइनस n माइनस 1 अल्फा डैश आ गया। क्या मेरे को यदि इस फॉर्मूले के अंदर मैं क्या बात कर लूं, I का मतलब तो आप जानते हो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, ये तो क्या बेटा वॉन्ट ऑफ फैक्टर है। इसके साथ में बताओ अल्फा क्या है, क्वांटिटी ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। इसके बाद में n क्या है, नंबर ऑफ एसोसिएट्स पार्टिकल्स है ये, ठीक है। यही इसके अंदर डाटा है। अब आप याद रखोगे किसके लिए क्या होगा, तो आपको याद रखना है फॉर डाइमराइजेशन, अर्थात यदि डाइमर बन रहा है तो n की वैल्यू रखना बेटा 2। यदि हो रहा है फॉर ट्राइमराइजेशन ZATION लिख दो, ACTON लिख दो, ZATON, तो इसके लिए n की वैल्यू आएगी 3। टेट्रामराइजेशन होगा तो 4। अर्थात इस तरीके से आपको पेपर के अंदर देगा कि डाइमराइज हो रहा है, ट्राइमराइज हो रहा है, टेट्रामराइज हो रहा है, तो उस तरीके से वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब आपको याद रखना है, ये काम की बात याद रखनी है। अब देखो समझो इसको बात को, यदि डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है डिसोसिएशन, और या होगा बेटा एसोसिएशन, दो ही काम होंगे, तभी तो एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा है। एसोसिएशन हो रहा है तो आपको याद रखना है I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एसोसिएशन हो रहा है तो I इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा डैश, ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यहाँ से I की वैल्यू पुट करोगे, I की वैल्यू पुट करके ही सारे जितने भी अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। तो अब अपन जब भी I का यूज कर लेंगे, I का यूज करते ही बताओ भाई क्या होगा, तो लिखेंगे मॉडिफाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या हो जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉडिफाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे। देखो भाई सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी बेटा RLBP, रिलेटिव लॉरिंग एंड वेपर प्रेशर। दूसरा पढ़ा था अपन ने DFP, और सीधा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। थर्ड में लिखूंगा EVP, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ लिखूंगा OP, क्या लिखूंगा OP, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यही 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या। तो मॉडिफाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूजिंग स्मॉल आई का यूज करके क्या क्या लिख सकते हैं अपन तो याद रखेंगे भैया, देखो क्या यूज रखोगे बताओ, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू I इंटू n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट, होगा कि नहीं होगा ये n सॉल्वेंट। DFP क्या होगा बताओ, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू स्मॉल m, ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो भाई। इसके बाद में EVP क्या बनेगा बताओ, EVP क्या बनेगा,
डेल्टा टीवी इक्वल टू आई इंटू के वी इंटू स्मॉल एम। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कौन क्या है, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं। इसके बाद में ये क्या बनेगा, पाई बी इक्वल टू आई इंटू एन इंटू आर इंटू टी। आई का मान मैंने आपको समझा दिया है, पार्टिकल का बॉन्ड ऑफ फैक्टर है ये। बॉन्ड ऑफ फैक्टर के साथ में आपको पता पड़ जाएगा कौन एसोसिएट हो रहा है और कौन डिसोसिएट हो रहा है, पेपर में देगा सब कुछ लिख करके। आप समझो बात को, जो काम की बात है ना, ये बहुत कम बच्चों के समझ में आती है, बच्चों के तो क्या टीचर के नहीं आती भाई। देखो क्या बात है, समझो। अपन ने कहा है जब अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो याद रखना है, नोट डाल लोगे, एक बात याद रखनी है आपको, जहन में बैठा लोगे ये बात। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से फटाफट सॉल्व करना है तो नोट, जिनके लिए एन की वैल्यू डिक्रीज आएगी, एन की वैल्यू डिक्रीज का मतलब बोल दूं मैं लेस आए, जिनके लिए एन की वैल्यू लेस दे रखी हो, लेस दे रखी हो उनके लिए आर एल बी पी और डी एफ पी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। अर्थात ये वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। ये वैल्यू मैक्सिमम क्यों आएगी सर, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते ही इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो जितना कम मिलाओगे ना, जितना कम मिलाओगे उतना ही ज्यादा होगा इनका काम। आगे बात समझ में। अर्थात क्वेश्चन को फटाफट पहचानना है तो सबसे छोटी एन की वैल्यू देख लेना, सबसे ज्यादा आर एल वीपी की वैल्यू उसकी आएगी और सबसे ज्यादा डी एफ पी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी उसी की आएगी। नेक्स्ट, यदि आपको देखना है एन ग्रेटर देन, अर्थात एन की वैल्यू जहां मैक्सिमम दे रखी हो, क्या दे रखी हो बेटा, मैक्सिमम दे रखी हो, वहां आपको एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू और एक ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम दिखेगी, मैक्सिमम दिखेगी। क्योंकि जहां एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वहीं इनकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज्यादा होगी। क्योंकि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा मिलाओगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा आएगा। ये काम की बात है जो समझ में आनी चाहिए। आई होप आप सभी को ये काम की बात समझ में आ गई होगी। अब मैं देखो एक बार देख लेता हूँ भैया कुछ बचा तो नहीं है। वैसे तो मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं तुम्हें। अब देखो एक चीज है, एक ग्राफ बनवाता हूं मैं। ग्राफ तो क्या है आप सभी को आने चाहिए, ग्राफ बहुत इजी है, ज्यादा नहीं है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का मैंने ग्राफ नहीं बनवाया था, वो बनवा देता हूं। देखो बताओ भाई, पाई इक्वल टू सी आर टी, यही है क्या कहानी, यही है कहानी, बोलो यही है या कुछ और है। अब देखो आपको ये दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये अपन का चेंज हो सकता है, आर चेंज होगा नहीं, टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, तो चेंज कौन होगी, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है बेटा, बोलो। अब अपन जब कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला। देखो भाई बाई क्या है, बाई एक्सिस पे जो लोगे, एम क्या है, स्लोप है, एक्स क्या है जो एक्स एक्सिस पे लोगे, सी क्या है, इंटरसेप्ट है। अब बताओ इसके अंदर कोई इंटरसेप्ट दे रखा है क्या, आप कहोगे बिल्कुल नहीं दे रखा सर। तो ग्राफ खींच दो बेटा, क्या परेशानी आती है। आप ये लो ग्राफ आ गया, इधर पाई ले लो ऑस्मोटिक प्रेशर, इधर कंसंट्रेशन ले लो और स्लोप पूछ ले, क्या पूछ ले, स्लोप पूछ ले, तो आर इंटू टी स्लोप आ जाएगा इसका। आगे बात समझ में। और इंटरसेप्ट आ जाएगा 0। काफी बार पेपर में पूछता है आपको, राइट डाउन स्लोप ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या निकालोगे बताओ, तो इसका स्लोप क्या आ गया, आर इंटू टी। इस तरीके से आप कर दोगे। बोलो भाई कोई परेशानी किसी को। ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, हो गया अपना एब नॉर्मल मोलर मास, हो गया ये, हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कराता हूं लास्ट में, उसके बाद में हमारा ये चैप्टर हमारी तरफ से हो जाएगा कंप्लीट। आप जब कर लोगे भैया तो आपकी तरफ से तभी कंप्लीट होगा जब आप पढ़ लोगे इसको। तो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट
कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, अर्थात आपको आई की वैल्यू फाइंड करनी है, वांट ऑफ फैक्टर एंड एबनॉर्मल मोलर मास, और एबनॉर्मल मोलर मास भी फाइंड करना, एबनॉर्मल मोलर मास भी क्या करना है, फाइंड करना, ये दोनों फाइंड करना है। यदि आपको दे रखा है K4 FeCN6 और क्वांटिटी ऑफ डिसोसिएशन आपको दे रखी है 80%। अब देखो ये क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर दे रखा है, दिख रहा है आपको, देखना चाहिए। सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए बेटा सॉल्यूशन के लिए कि अपने को क्या फाइंड करना है, एक तो आई फाइंड करना है सबसे पहले, इसके बाद में एब नॉर्मल मोलर मास भी फाइंड करना है, दोनों के फॉर्मूले आने चाहिए अपने को। तो सॉल्यूशन की बात कर लूं क्या, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आई निकालने के लिए मेरे को एन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बताओ क्या K4 FeCN6 को मैं तोड़ूंगा तो क्या ये 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस में टूटेगा क्या। अब ये अलग आयन है 4, एक ये अलग आयन है 1, अब ये पूरा कंपाउंड है इसलिए 1 में गिना जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू आ गई 5, कितनी आ गई बेटा 5। अल्फा आपको 80% दे रखा है, तो मैंने कहा जब भी क्वेश्चन के अंदर यूज करोगे 80/100 करोगे तो ये आ गया 0.8, कितना आ गया 0.8 आ गया है। अब मेरे को बताओ I इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होता है क्या, बताओ भाई। अब देखो I इक्वल टू 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 0.8, 1 प्लस 4 इंटू 0.8, 1 प्लस 3.2 मतलब 4.2। आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4.2 आ चुकी है। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो जी, अब मेरे को क्या करना है, चलो ये आई की वैल्यू आ चुकी है, आई की वैल्यू आ गई। अब मेरे को चाहिए आई, अपन जानते हैं मैंने कहा जब भी कोई काम होगा पहले होगा नॉर्मल काम, क्या होगा बेटा नॉर्मल, तो अपन बोलेंगे नॉर्मल मोलर मास। फिर बातें क्या होती हैं बिगड़ती हैं, तो क्या आती है बात एब नॉर्मल मोलर मास, यही आएगा क्या एब नॉर्मल मोलर मास। तो आई निकाल लिया अपन ने, आई आया 4.2। नॉर्मल मोलर मास कितना आएगा, नॉर्मल मोलर मास देखोगे आप तो देखो 4 तो के दे रखे भैया, तो 4 के का 1 का 39 होता है, 4 का बताओ 9 चौका 36, 3 और 3 चौका 12, 12 और 3 15, 156 तो ये आ गया। इसके बाद में आयरन कितना है 1 है, तो आयरन का आ गया 56। इसके बाद में सी देखो सी 6 है, तो बर्चिंग 72 आ गया। नाइट्रोजन भी कितने 6 तो 84 आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 का 14 होता है तो 14 इंटू 6 कर लो बेटा, और कार्बन का 1 का 12 होता है तो 12 इंटू 6 कर लो, ऐड करो इनको 6 6 12, 12 और 2 14 और 4 18, 1 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25 और 1 26 और 3, ये कितना आ गया नॉर्मल मोलर मास आ गया बेटा 368। कितना आ गया 368। अब बताओ ये एबनॉर्मल मोलर मास तो मेरे को फाइंड करना है, तो क्या मैं इधर तो लिख दूं एबनॉर्मल मोलर मास और अपॉन में क्या लिख दूं बताओ 4.2 लिख दूं, क्या लिख सकता हूं 4.2।
अब मैं, आप जानते हो, पॉइंट को हटाया तो 0 बढ़ाया, 2 से काटो भैया, 2 से 21 बार कटेगा ये, 2 से 1 और ये बच गया 16, 8, उसके बाद में 4, 1840 और 81 का भाग दोगे आप इसके अंदर, 81 का भाग दोगे तो ये कितना आएगा बोलो। अगर इसको सॉल्व कर लोगे आप 1840 डिवाइड बाई 21 को, तो ये आएगा 87.61। कितना आएगा 87.61। अर्थात भैया इसका नॉर्मल मोलर मास तो 368 है, लेकिन जब इसको देखा गया एब नॉर्मल मोलर मास कितना आ गया 87.61 आया। क्यों? क्योंकि पार्टिकल हो गए डिसोसिएट। क्या हो गए बेटा? डिसोसिएट हो गए, इसलिए एन की वैल्यू चेंज होते ही एब नॉर्मल मोलर मास भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन चैप्टर अच्छा लगा होगा। बहुत इजी चैप्टर है बेटा, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप याद करें। इसके अंदर जो जो टॉपिक अपन ने पढ़े थे, सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी, कंसंट्रेशन टर्म के बाद में सॉलिडिटी पढ़ी बेटा, सॉलिबिलिटी पढ़ी, सॉलिडिटी के बाद में अपन ने हेनरी लॉ पढ़ा, हेनरी लॉ। सॉलिडिटी पर अपन ने टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या देखा, इफेक्ट देखा। किस किस पर? एक बार तो अपन लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिला रहे हैं, एक बार गैस को, हेनरी लॉ पढ़ा। उसके बाद में वेपर प्रेशर पढ़ा, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के बाद में बेटा क्या पढ़ा अपन ने, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। कौन कौन के लिए? फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, और एक बार पढ़ा बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, यही पढ़ा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा बेटा, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। इसके बाद क्या पढ़ा बेटा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये पढ़ा एक। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया। ठीक है, इसी में अपन ने क्या पढ़ा फिर, इसी के बाद क्या पढ़ा अपन ने, इसी के बाद पढ़ा अपन ने एजियोट्रोपिक मिक्सर, एजियोट्रोपिक मिक्सर पढ़ा। एजियोट्रोपिक मिक्सर के बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही फंडा है कि अपन क्या बना रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो सबसे पहले पढ़ा मैंने RLVP, फिर मैंने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर पढ़ा मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर मैंने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके अंदर मैंने ऑस्मोसिस की बात कर ली, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बाद में SPM की बात कर ली बेटा, SPM के बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर ली, फिर मैंने आइसोटोनिक की बात कर ली, फिर मैंने हाइपरटोनिक की बात कर ली, हाइपरटोनिक, फिर मैंने हाइपोटोनिक की बात कर ली, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। उसके बाद मैंने क्या बात की, रिवर्स ऑस्मोसिस की बात की, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद बेटा अपन ने एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ा, एबनॉर्मल मोलर मास, मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ा। उसके बाद में अपन ने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, फॉर्मूले पढ़े, फिर रिलेशन बात की, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड आई। एक तो ये पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा बताओ, एक ही अंदर बता रहा हूँ मैं आपको। उसी के बाद क्या पढ़ा बेटा, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ लास्ट में यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन
एसोसिएशन एंड आई, ये पढ़ा। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, मॉडिफाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। यही इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ये बोर्ड के अंदर बेटा 6 मार्क्स का वेटेज रखता है, 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। नीट के अंदर 8 मार्क्स के करीब आते हैं क्वेश्चन यहाँ से, जेई में भी 8 मार्क्स के करीब ही आ जाते हैं क्वेश्चन। स्कूल लेक्चरर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड ग्रेड में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लेवल स्टैंड में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। अर्थात ये चैप्टर क्लास 12th का है बेटा, लेकिन इसका वेटेज सभी के अंदर बहुत कुछ दे रखा है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मेरी तरफ से सॉल्यूशन चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें इसके। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में यदि कोई समस्या आती है तो अपन एक सेशन लेके आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जिसके अंतर्गत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। वैसे मैं क्लास के अंदर सारी क्लास है के अंदर सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा टाइम बढ़ गया होगा, लेकिन लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत एंजॉय आएगा। और क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, वहाँ के क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं। वन टॉप फैक्टर का यूज भी बता दिया है। तो आज के लगता है यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।